मिरेई के बचपन के फ्लैशबैक में जहाँ वो अपने पेरेंट्स से पूछती है कि क्या उसके मेहनत से पढ़ने और फेमस होने से उसकी फैमिली को हेल्प मिलेगी, जिस पर उसके पेरेंट्स बोलते हैं हाँ हमें हेल्प मिलेगी, तुम अच्छे से पढ़ाई करो। उसने फैमिली के रेस्पेक्ट को आगे बढ़ाने का ड्रीम बना लिया था। प्रेजेंट में मिरेई एक रिश्ते के सिलसिले में मिलने के लड़के के बाद अपनी मॉम के साथ बैठकर चाय पी रही होती है और दोनों बात कर रहे थे। मॉम उसे प्यार से पूछती है कि क्या उसे लड़का कैसा लगा, क्योंकि दोनों के अंदर बातचीत अच्छी चल रही थी और दोनों बहुत अच्छे से मिल रहे थे। मिरेई पहले तो उसे एक स्मार्ट, इंटेलिजेंट और बड़े खानदान का वारिस बताती है जो उनके स्टेटस पे बिल्कुल फिट बैठता है और उसका क्लास भी इनके लेवल का ही है। लेकिन जब मॉम उसके फेस एक्सप्रेशन को देखती है और गहराई से पूछती है कि तुम सच में खुश नहीं लग रही, क्या बात है बताओ, तो मेरी बोलने लगती है कि वो लड़का हर तरीके से इतना परफेक्ट और पोलाइट था कि मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि वो उसे किस चीज में सिखा सके या उसकी केयर कर सके। तभी मॉम अचानक से स्माइल करते हुए मोनालिसा का जिक्र करती है। मेरी नर्वस होती है और शर्मा जाती है कि अचानक उसका नाम क्यों आया। फिर मेरी हल्की से हंसी के साथ बताती है तो मोनालिसा अभी भी बहुत सी चीजों में चाइल्डिश है और बहुत ही कमजोर है, बिना मेरे की हेल्प के वो नहीं कर सकती। जैसे कि खाना खाते वक्त कुछ कुछ मैनर्स या डांस के वक्त और पढ़ाई के वक्त तो हमेशा ही उसको बताती है। मॉम समझ जाती है कि मेरी रियल हैप्पीनेस कहाँ फील करती है। वो मेरे से पूछती है कि तुम्हारी कौन सी कंपनी का वारिस या कौन सी कंपनी से बिलोंग करता है, तो मेरी बताती है कि तुम्हारे के पेरेंट्स कोरोना फैमिली से एफिलिएट हुए कोई आईटी कंपनी के मालिक हैं और तुम्हारे भी बचपन से अडॉप्ट किया गया था, तो उसके भी रियल पेरेंट्स नहीं है जैसे कि मेरे। लेकिन जब मॉम आगे बताती है कि ये कोरोना फैमिली के कोई भी ऐसे ग्रुप को नहीं जानती जिसके फिलेट में अडॉप्ट हुआ हो, तो मेरे के होश उड़ जाते हैं और सोचने में मजबूर हो जाती है कि उसने मेरे से झूठ क्यों बोला। दूसरी तरफ अगली सुबह इत्सुकी मेंशन के रास्ते पर चल रहा होता है हिनाको के साथ। हिनाको बोलती है मुझे सोना है, तो इत्सुकी उसे टोकता है और बोलता है कि अभी हम रास्ते में ही है, अभी हम मेंशन से जस्ट निकले, तुम सोने की बात कर रही हो। तभी हिनाको थोड़ा आलसी रूप में सोने लगती है। तभी मेंशन के बाहर से जो अचानक से किसी इंटरव्यू के होने का फीलिंग करती है और अलर्ट मोड पे आ जाती है और सबको बताती है कि सब लोग रेडी हो जाओ। एक गार्ड फटाक से हिनाको को सेफली उठा के ले जाता है और ये सब देख के इत्सुकी शॉक होता है। शिजुने इत्सुकी से बोलती है कि अगर उसका सिक्स सेंस गलत नहीं है तो सामने वाला काफी डेंजरस और पावरफुल एनिमी हो सकता है, क्योंकि उसने उसको भनक तक लगने नहीं दिया। इत्सुकी हिनाको दोनों जब स्कूल पहुंचते हैं तो इत्सुकी जैसे ही अपना स्कूल लॉकर खोलता है उससे अंदर एक लेटर दिखता है। वो फटाक से अपना लॉकर बंद कर देता है और सोचता है कि शायद ये किसी का लव लेटर है। पहले तो उसे लगा था ये लव लेटर हो सकता है, पर इत्सुकी नर्वस होकर सोचता है कि इस रिस्क स्कूल में उसको कोई लव लेटर क्यों ही देगा, इतने अच्छे घरों की लड़कियां हैं, वो उसके ऊपर जान क्यों ही छिड़केंगे। ना तो वो पढ़ाई में अच्छा है, ना तो वो उतने लुक में अच्छा है, और खास करके वो उससे कुछ ऐसे बड़े कंपनी का बैकग्राउंड भी नहीं है। फिर वो डाउट करके जब लॉकर खोलता है तो उसमें लिखा होता है लेटर में चैलेंज लेटर, जिसमें उसे डोजो में क्लास के बाद केंडो यूनिफॉर्म पहन के आने की वार्निंग दी गई होती है। वो लेटर के हैंडराइटिंग को ध्यान से देखता है और शौक को सोचता है कि ये तो किसी जान पहचानी हैंडराइटिंग है। तो उन्होंने केंडो ड्रेस पहनकर गोजो में आता है तो उसे सामने बैठे हुई तेनोजी दिखती है। वो बोलता है तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया, और मुझे लगा कि तुम ही होगी क्योंकि हैंडराइटिंग मैच कर रही थी। लेकिन तेनोजी गुस्से में उसे पूछती है कि क्या उसने उससे कोई झूठ बोला है, तो उन्होंने अनजान बनकर बोलते हैं कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा वो किस बारे में बात कर रही है। पर तेनोजी तुरंत एक फोटो निकाल कर दिखाती है जिसमें तोमोनारी हिनाको के साथ चल रहा होता है उसके मेंशन के बाहर। तेनोजी बताती है कि उसने छुप के आज सुबह फोटो लिया था, जिस पर तोमोनारी बोलता है मैं बस बिजनेस के सिलसिले में गया था बात करने के लिए, इसलिए हम साथ में स्कूल आ रहे थे। लेकिन वो इसके बात पे विश्वास नहीं करती। तेनोजी उसके बात को बिना सुने और गुस्से में बोलती है तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो, और डायरेक्ट शॉट से अटैक कर देती है। तोमोनारी अपना शॉट उठा के सिर्फ डिफेंड करता है और बोलता है कि वो रुक जाए, पर तेनोजी चीखते हुए वक्त के साथ बोलती है तुम झूठ बोल रहे हो, मैं तुम्हारी बात नहीं सुनूंगी। उसके रजिस्टर फेस पर स्ट्राइक कर देती है और बोलती है हिनाको के साथ तुम बस राइवलरी में मेरी मदद करने के लिए नहीं, बस नाटक कर रहे थे, तुम पीछे मेरी बुराई कर रहे थे, मेरे ऊपर हंस रहे थे। तोमोनारी उसके स्वर को ब्लॉक करते हुए कसम खाता है कि वो बिल्कुल नहीं हंस रहा था और वो उसके साथ वक्त इसलिए बीता था क्योंकि उसको खुद चाहता था, वो ना कि कोरोना फैमिली के दबाव में उसके साथ वक्त बिता रहा था। पर तेनोजी बोलती है ये सब फिजूल की बहाने हैं और मैं तुम्हारी बात नहीं सुनूंगी। तो तेनोजी उसके ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन तोमोनारी उसकी शॉट को ड्रॉप करके उसके हाथों से शॉट पकड़ लेता है और बोलता है कि वो मानता है उसने झूठ बोला, लेकिन उसने कोई भी हट करने के लिए नहीं बोला था, वो बात छिपाया था, लेकिन कुछ उसकी भी मजबूरी थी। लेकिन उसका मकसद तेनोजी को हट करना बिल्कुल भी नहीं था। तेनोजी की आंखों में आंसू आते हैं और वो कहती है कि वो उसके लफ्ज पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करती। तोमोनारी बोलता है ये सच बात है। इसके बाद दोनों नीचे बैठ के बताओ वो किसी आईटी कंपनी का वारिस है या नहीं है। तोमोनारी पूरी सच्चाई बताता है कि वो किसी भी आईटी कंपनी का वारिस नहीं है, बल्कि कोरोना फैमिली का एक सर्वेंट है और हिनाको का केयरटेकर है। वो सिर्फ हिनाको का असली रूप नहीं रहता है, बाकी उसने सब कुछ सच बता दिया। तेनोजी सब सुनने के बाद कहती है ये कहानी अजीब है, पर अब सारी चीजें क्लियर हो गई। वो उसे कॉन मैन बोलती है और जब तोमोनारी रिस्पेक्टफुली झुककर माफी मांगता है तो तेनोजी उसे टोकते हुए कहती है कि वो अपनी असली नेचुरल टोन में बात करे। आखिर में तेनोजी उसे एक शर्त पर माफ करने का प्रॉमिस करती है कि वो आगे से उसे कुछ भी झूठ ना बोले, कभी भी शब्दों या अपने एटीट्यूड से झूठ ना बोले, क्योंकि वो समझ जाती है कि वो सिर्फ कोरोना फैमिली को प्रॉमिस का पूरा करने के लिए सब कर रहा है। मेरे उसे बोलती है कि आगे से कुछ भी बात छुपानी हो तो डायरेक्ट बोल देना, मैं नहीं बोल सकता, बट झूठ मत बोलना। इस पर इत्सुकी प्रॉमिस करता है कि वो आगे से कभी भी झूठ नहीं बोलेगा, सब सच ही बोलेगा। और मेरे भी वही प्रॉमिस करती है। फिर मेरे मजाक में बोलती है कि तुम जब से मिले हो तब से सरप्राइज ही कर रहे हो, तुमने कोरोना ग्रुप के बारे में इतना
कुछ पता है पर तेनुजी ग्रुप के बारे में पता नहीं था। फिर वो बोलती है कि आज के लिए इतना काफी है, अब हम कल से वापस लेसन स्टार्ट करेंगे। मीरे के जाने के बाद इत्सुकी सोचने लगता है कि उसकी आइडेंटिटी रिवील होने के बाद शायद उसको इस एकेडमी में रहना ना दिया जाए। तो टेंशन में आकर वो डिसाइड करता है कि हो ये बात शिजुने को बताना पड़ेगा। जब इत्सुकी घर वापस लौटता है और मेंशन के अंदर पहुंचता है तो शिजुने उसे वेलकम बैक बोलती है। वो फिर बोलता है मुझे तुम्हें कुछ बोलना है, जिस पर शिजुने बोलती है हाँ मुझे भी कुछ बोलना है। फिर इत्सुकी जब सब बताता है कि ये सब हुआ, ऐसा स्टोरी हुआ, मुझे इसके लिए सब सच बोलना पड़ा, जिस पर शिजुने उसे बताती है कि तनुजी मीरे का कॉल आया था और उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि इत्सुकी को स्कूल से ना निकाला जाए। मीरे ने अपने बिहेवियर पर रिग्रेट फील किया और प्रॉमिस किया कि वो इत्सुकी का सीक्रेट किसी को नहीं बताएगी और ना किसी को रिवील करेगी, इसलिए बस उसको स्कूल से ना निकाला जाए। तभी शिजुने बोलती है कोनोना सन आप तभी से पीछे से घूर रहे हो, आप इधर आके बात करो। फिर वहाँ हिनाको आती है जो नर्वस हुई थी और बोलती है इत्सुकी को तो निकाल तो नहीं गया ना। शिजुने बोलती नहीं ऐसा कुछ नहीं होने वाला, इत्सुकी का काम नहीं जाएगा। हिनाको को राहत मिलती है पर वो इत्सुकी के पैर पर लात मारती है और बोलती है कि मुझे ऐसा डराया मत करो प्लीज। पर सीक्रेट कैसे रिवील हुआ ये तो बताओ। इत्सुकी बताता है कि वो मेरे से झूठ नहीं बोल सकता था और ना वो चाहता था क्योंकि मेरे उस पर ट्रस्ट करती थी। इस पर हिनाको जेलस और एंग्नोट होकर बोलती है इत्सुकी को बाका यानी कि गधा बोलती है, वहां से चली आती है। इत्सुकी को लगता है कि हिनाको उसे नफरत करने लगी है पर शिजुने बताती है कि ऐसा नहीं है। शिजुने सोचने लगती है अब मैं इन्हें कैसे समझाऊं। अगले दिन स्कूल में इत्सुकी मीरे को उसकी हेल्प के लिए थैंक यू बोलता है। मीरे बोलती है जब हम अकेले होंगे तो तुम मुझे डैड मीरे बुला सकते हो और मैं तुम्हें इत्सुकी के सामने बुलाऊंगी, ये हम ओपनली बात करेंगे, ये हमारा साइन होगा। मैं थोड़ा शर्माते हुए इत्सुकी को बोलती है इत्सुकी सान, पर इसके बदले तुम भी मुझे फॉर्मल टोन में ही बात करोगे। इत्सुकी उसकी बात मान जाता है। इत्सुकी जैसे ही मीरे का फर्स्ट नेम से बुलाता है मीरे शर्मा जाती है। मीरे तो शर्म के मारे लाल टमाटर जैसा हो गई थी। वो बोलती है रुक जाओ, जैसा पहले बुलाते थे वैसे ही नाम से बुलाओ। ये इत्सुकी समझ नहीं पाता, ओके बोलता है, लेकिन हम समझ चुके थे मेरे बॉया शर्मा कर वो नहीं चाहती थी कि इत्सुकी उसे ऐसा बुलाए। इसके बाद मेरी बताती है कि उसने दिन भर इत्सुकी पर सीक्रेटली नजर रखी। वो बोलती है मैंने देखा कि तुम हमेशा हिनाको के साथ रहते हो और उसकी हर चीज में मदद करने के लिए रेडी रहते हो। क्लास के वक्त भी तुम हिनाको के ऊपर नजर रखते हो। हिनाको कितनी लकी है। इत्सुकी थोड़ा नर्वस होकर बोलता है ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस मुश्किल से सब हैंडल कर पा रहा हूँ। फिर मेरी सीधा पूछती है अच्छा एक बात बताओ, तुम और हिनाको डेली लंच ब्रेक में कहाँ जाते हो, उस पुराने स्टूडेंट काउंसिल बिल्डिंग में क्यों जाते हो। इत्सुकी बोलता है हो हम बस साथ में लंच करते हैं, लेकिन मेरी साफ लुक देखकर बोलती है लंच तो क्लासरूम में भी हो सकता है, वहाँ अकेले आने का मतलब क्या है। इत्सुकी बातें घुमाने का ट्राई करता है और शर्मा कर बोलता है ऐसा कुछ नहीं जैसे तुम सोच रही हो। मेरे बोलती जरूर तुम दोनों के बीच कोई स्पेशल रिलेशनशिप है। इत्सुकी समझाते हुए बोलता है नहीं नहीं बस थोड़ी क्लोजनेस है जिससे साथ में बात करना या खाना खाना और कभी कभी मैं उसके सर पर हाथ भी फेर देता हूँ। ये सुनकर मेरी बोल रही होती है हाँ हम भी खाना खाते हैं, हम भी बात करते हैं, लेकिन जैसे वो सुनती है उसके सर पर हाथ फेरता है। वो गुस्से से चिल्लाकर जेलस में बोलती है क्या तुम उसके सर पर हाथ फेरते हो, हमने तो ऐसा कभी नहीं किया। मेरे लाल चेहरे के साथ बोलती है अभी तुम मेरे सर पे भी हाथ फेरो। मैं हिनाको से भी बिल्कुल पीछे रहना नहीं चाहती। इत्सुकी जैसे अपना हाथ मेरे के सर पर रखता है मेरे एकदम शर्मा कर जेलसी से लाल हो जाती है और एकदम नर्वस होकर बोलती है हटाओ हाथ हटा लो। ध्यान हटाने के लिए मेरे फटाक से 50 मुश्किल टेस्ट पेपर निकालती है और बोलती है चलो अब पढ़ाई पर ध्यान दो, तुम ये हर पेज 5 मिनट में सॉल्व करने पड़ेंगे। इत्सुकी बोलता है इतने सारे टेस्ट पेपर और एक पेपर बस 5 मिनट में और ये डिफिकल्टी भी रोज से मुश्किल है। मेरे बोलती है तुम्हें प्रैक्टिस करना पड़ेगा तभी तुम अपने गोल को अचीव कर पाओगे। इसके बाद जिम में फिजिकल ट्रेनिंग के दौरान मेरे इत्सुकी पर बहुत स्ट्रिक्ट हो जाती है और बिना बिल्कुल रहम खाए उसके ऊपर मुश्किल स्टेप करवाती है और मेरे बोलती है एक कौन मैन पर रहम नहीं करूंगी कुछ भी हो जाए। जब इत्सुकी थका हारा क्लासरूम से जा रहा होता है तो उसके दोस्त आगे पास आकर बोलते हैं भाई क्या हुआ इतना थका हुआ क्यों लग रहा है। तो इत्सुकी बताता है कि वो बस कुछ नहीं बस मेरे के साथ पढ़ाई कर रहा होता है और स्टडी सेशन में जा रहा था। फिर आसर और काजुआ बोलते हैं पूरे स्कूल में तेरी और मेरे की डेली स्टडी सेशन की बातें ही चल रही है, थोड़ा रेस्ट भी ले लिया कर भाई, इतना क्यों पढ़ रहा है। इत्सुकी थकी हुई मुस्कान के साथ बोलता है हाँ पूछने के लिए थैंक्स, फिर चला आता है। डांस लेसन खत्म होने के बाद मेरे ये बोलती है एग्जाम पास आ रहे हैं तो डांस प्रैक्टिस यहीं रोककर पढ़ाई पर फोकस करते हैं, कुछ दिनों के लिए हम पढ़ाई पर फोकस करेंगे। इत्सुकी उसकी बात मान लेता है। तभी मेरे बोलती है इत्सुकी के सीखने का स्पीड काफी तेज है और नई चीजें सीखने काफी जल्दी पकड़ लेता है, जबकि इत्सुकी बोलता है वो घर पर भी प्रैक्टिस करता है। तो मेरी स्माइल करके बोलती है कि उसे मेहनती लोग पसंद है, पर अगली पर शर्मा कर वो बोलती है उसका मतलब सिर्फ सेल्फ रेस्पेक्ट करना था, कोई गलत मतलब बंद निकालना। मेरे फिर थोड़ी सीरियस होकर बताती है उसकी मेरिज फिक्स होने वाली जो लड़का है फाइनेंस वो काफी दूर रहता है, इसलिए शादी पक्की होने के बाद उसको ये एकेडमी छोड़कर जाना पड़ेगा। इत्सुकी सुनकर काफी ज्यादा सैड होता है। मेरे समझाती है कि फैमिली के फैसले को मानना उसकी सबसे बड़ी खुशी है और ये उसको पूरा करना पड़ेगा। वो बताती है कि आने वाले एग्जाम महीने को कराना उसका आखिरी मकसद है, जिसके बाद उसको इस स्कूल में कोई रुकने का वजह नहीं। इत्सुकी मन ही मन सोचता है कि मेरी बाकी सबसे अलग है, वो अंदर से बहुत स्ट्रॉन्ग
स्ट्रॉन्ग है और खुद को संभालना जानती है, पर शायद इसीलिए वो किसी से मदद नहीं मांग पाती। इत्सुकी उसे सीधा पूछता है कि वो सच में शादी करना पसंद है या नहीं, और वो याद दिलाता है कि उन्होंने आपस में झूठ न बोलने का प्रॉमिस किया था। मेरे कोई डायरेक्ट आंसर नहीं देने के बजाय बोलती है कि वो बस इस बात पर साइलेंट रहेगी, जिससे इत्सुकी समझ जाता है कि उसकी खामोशी उसकी जवाब है। वो नहीं चाहती कि उसकी शादी हो। उसी रात दोनों अपने अपने कमरे में बैठकर इस बारे में सोच रहे होते हैं। अगले दिन स्कूल में इत्सुकी मीरे के पास जाता है और उसके पूरे दिन एक साथ बिताने के लिए रिक्वेस्ट करता है कि कल हम जाके एक साथ बिताते हैं, दिन घूमते हैं। वो कहता है कि मीरे ने बचपन से सिर्फ रिच लाइफ देखी है, तो क्या वो एक आम इंसान की तरह लाइफ एंजॉय करना चाहेगी। पहले तो मेरे बोलती कि उसे पढ़ाई पर फोकस करना है, क्योंकि अभी ये आखिरी उसके कुछ एग्जाम ही है, तो वो कोनाको को हराना चाहती है। इत्सुकी इसको समझाने पर बोलते थोड़ा ब्रेक लेना भी जरूरी है। वो स्माइल करके फिर हाँ बोलती है और साथ जाने के लिए मान जाती है। इसी के साथ एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो यदि आप लोग को ये एपिसोड अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना, और कमेंट में बताएं आप सबको कौन सा एनिमे का नेक्स्ट